हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसा कि आपको ज्ञात है, सोशियोलॉजी की हमारी आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज। और ये हमारा 34 लेक्चर है। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है विकास और सामाजिक आर्थिक असमानता है। ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है। इसमें हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ लिया है? सामाजिक संरचना और विकास। ठीक है। सुविधा प्रदाता और अवरोधक अभी नहीं किए हमने, क्योंकि इसका कंटेंट मुझे अभी नहीं मिल पाया। लेकिन जैसे ही मुझे मिलता है तो इसका मैं लेक्चर ले आऊंगा और उसमें आपके थंबनेल में लिख दूंगा कि सुविधा प्रदाता और अवरोधक, ताकि आप इस टॉपिक के लिए इधर उधर भटके ना। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? विकास और सामाजिक आर्थिक असमानता है। ठीक है। इसको हम लोग को देखना है क्या, डेवलपमेंट और सोशियो इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज। ठीक है। इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट और सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस। ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है हमारी आंसर राइटिंग का फॉर्मूला क्या है, कल मैं बताया नहीं था आपको, लेकिन आज बता दे रहा हूँ। सीपीआई और लास्ट में क्या, होल प्राइस इंडेक्स यानी कि डब्ल्यू। ठीक है। सीपीआई मतलब कंटेंट, पी मतलब प्रेजेंटेशन, और आई मतलब इनोवेशन। ठीक है। कंटेंट यानी कि आपके पास जो भी आपने पढ़ लिखा है, ठीक है, पढ़ा लिखा डेटा तथ्य जो भी है आपके पास, वो हो जाएगा आपका कंटेंट। जब आप उसी को अच्छे वे में, जो क्वेश्चन का डिमांड है, जो क्वेश्चन का नेचर है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख पा रहे हैं या प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो वही क्या हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। और इनोवेशन, इनोवेशन यानी कि आपका इंट्रो और कंक्लूजन किस प्रकार यूनिक है, किस प्रकार हटके है, और उसमें आपने क्या अपने ऑप्टिमिस्टिक जो आपके थॉट है उनको कैसे लिखा है, उसे कहते हैं इनोवेशन। और डब्ल्यू यानी कि आपकी राइटिंग। जब आपकी राइटिंग सही हो, मतलब खराब है, जब आपको लग रहा है कि मेरी राइटिंग उतनी सही नहीं आ रही है, तो फिर आपको जाना है किस पे, राइटिंग में। और इन सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है। कितने, 3 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना है। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको यही फॉर्मूला याद करना है और यही फॉर्मूला आपके आंसर राइटिंग को परफेक्ट बनाएगा। परफेक्ट तो नहीं बोल सकते, परफेक्ट बोल सकते, नहीं बोल सकते, कुछ भी कह सकते आप, लेकिन 80 से 90% तक की चीजों को सही लिखना प्रारंभ कर देंगे यदि आप यही फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। क्लियर। चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, डेवलपमेंट सोशियो इकोनॉमी डिस्पैरिटीज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, विकास यानी कि डेवलपमेंट और सामाजिक आर्थिक असमानता में संबंध बताना है, संबंधों को समझाना है कि किस प्रकार विकास सामाजिक आर्थिक असमानता को प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। अब सबसे पहले यहाँ पे दो टर्म है आपके पास, विकास और सामाजिक आर्थिक असमानता। तो हम लोग आज विकास को समझेंगे कि विकास है क्या, डेवलपमेंट है क्या। ठीक है। सबसे पहले इसी को समझना पड़ेगा, तभी तो हम संबंध बता पाएंगे सामाजिक और आर्थिक असमानता में। क्लियर। चलिए डेवलपमेंट होता है क्या, देखिए डेवलपमेंट एक क्या है, सस्टेनेबल प्रोसेस है, यानी कि सतत चलने वाली एक गतिविधि है। ठीक है। जो व्यक्तिगत, व्यवसायिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में निरंतर प्रगति को दर्शाती है। किसको, कौन से क्षेत्र में, व्यक्ति की पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व। ठीक है। इसके पश्चात व्यवसायिक, के पश्चात आपका सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में, निरंतर किसको दर्शाती है, प्रगति, प्रोग्रेस को दर्शाती है कि आप निरंतर क्या कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, जिससे आपके समाज का, आपके व्यक्तित्व का, ठीक है, आपके आर्थिक पहलू का क्या हो रहा है, निरंतर वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, उसे ही क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है। पॉजिटिव, वे में देखा जाता है किसे, विकास को। या ये बोल सकते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक होने वाली, या राजनीतिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, उसे ही क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। उत्तरोत्तर वृद्धि, लगातार वृद्धि। ठीक है। कि पहले की तुलना में आप यदि पहले 2 हैं तो आप कल हो जाएंगे कितने, 4। आपकी आय, आपकी यदि मान लीजिए आज 2 रुपए है, और कल आपकी आय 4 हो रही है, फिर अगले दिन कितनी हो रही है, 8 हो रही है। तो इस प्रकार जो उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, इसे ही क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। क्लियर। समझ में आया ये टर्म आपको। चलिए अब देखते हैं, अब विकास के भी कितने पहलू होते हैं। एक तो राजनीतिक विकास,
सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, ठीक है, इन सब चीजों को देखा जाता है। ठीक है, अब इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ता है, उत्पादकता में वृद्धि होगी। सबसे पहला प्रभाव इसमें उत्पादकता में वृद्धि होगी। देखिए मैं क्यों ये समझा रहा हूँ, क्योंकि जब आप ये टर्म समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामाजिक आर्थिक असमानता में विकास का क्या योगदान है। ठीक है, चलिए उत्पादकता में वृद्धि होगी। ठीक है, इसके पश्चात लिख लीजिए आप दूसरा पॉइंट। ठीक है, जो भी इसमें कर्मचारी संलग्न है, ठीक है, उनका विकास होगा। तीसरा क्या होगा, संसाधनों का समुचित दोहन होगा या समुचित उपयोग होगा, संसाधनों का समुचित उपयोग। ठीक है, चौथा पॉइंट लिख लीजिए आप इसमें, प्रतिभा का प्रतिभा का विकास। ठीक है, जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसमें क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, जब आप उसे अधिक यूज करेंगे, अधिक बार उसका उपयोग करेंगे, तो आपके उसमें हो जाएंगे, आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। इसके पश्चात पांचवा पॉइंट, मनोबल में वृद्धि, मनोबल एवं प्रेरणा में वृद्धि। इस प्रकार के क्या है, आपके लाभ मिलेंगे, किसके, विकास के। क्लियर, ये हो जाएंगे इसके लाभ। अब आपको देखना है सामाजिक आर्थिक असमानता है। ठीक है, समाज में विद्यमान, देखिए दो टर्म है यहाँ पे, सामाजिक और आर्थिक असमानता। ठीक है, सामाजिक की हम लोग बात करें, सामाजिक असमानता है क्या, तो समाज में विद्यमान, ठीक है, जाति, वर्ग इत्यादि के आधार पर जो भेदभाव होता है, ठीक है, या फिर समाज में जो अमीर गरीब इन सब चीजों का जो असमानता विद्यमान होती है, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, सामाजिक असमानता। क्लियर। समाज में रहने वाले विभिन्न लोगों के मध्य पाई जाने वाली विभेदता, जो उनके शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य के स्तर, ठीक है, उनकी जीवन प्रत्याशा इत्यादि के रूप में यदि वो अलग अलग भिन्नता पाई जा रही है, फिर भिन्नताएं विद्यमान है, उसे ही क्या कहा जाता है, सोशियो डिस्पैरिटी। ठीक है, क्या कहा जाता है, सोशियो डिस्पैरिटी। ठीक है, अब जब सामाजिक असमानता होगी तो आर्थिक असमानता भी विद्यमान होगी। ठीक है, अब देखिए उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, ठीक है, तथाकथित उच्च वर्ग और तथाकथित निम्न वर्ग, ये किससे डिनोट हो, ये किससे मापे जाते हैं, आय से। किससे, आय से, कि किसके पास कितनी संपत्ति है और किसके पास कितनी संपत्ति नहीं है। उच्च आय वाले को उच्च वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है और निम्न आय वाले को निम्न वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिए, जिस किसी के पास अधिक आय होगी तो उसका शिक्षा स्तर भी कैसा होगा, उच्च होगा। ठीक है, जिस व्यक्ति की आय अधिक है तो उसका स्वास्थ्य का स्तर भी कैसा होगा, अधिक हो, क्योंकि वह किसी भी बीमारी का इलाज आसानी से करवा सकता है। कुपोषण का स्तर कैसा होगा, निम्न होगा उच्च आय वाले में। ठीक है, इस प्रकार क्या है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक असमानता दोनों एक साथ दिया हुआ है सिलेबस में, लेकिन इसको हम लोग अलग अलग संदर्भ में देख रहे हैं ताकि आप दोनों को रिलेट कर सके। जब एक साथ आप दोनों को समझ पाएंगे तो आप इसको फिर विकास से क्या करेंगे, अंतर संबंध इसमें स्थापित करेंगे। क्लियर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा किस प्रकार आर्थिक असमानता भी किसको निर्धारित करती है, सामाजिक असमानता को निर्धारित करने का कार्य करती है। ठीक है, और असमानता को किस संदर्भ में देखा जाता है, अन्याय और इसके रूप में वंचित वर्गों की श्रेणी में देखा जाता है। इसको अन्याय यानी कि न्याय, न्याय कितने प्रकार का होता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। ठीक है, क्लियर। देखिए अब देखते हैं आर्थिक असमानता। ठीक है, आर्थिक असमानता की समाज में विद्यमान या समाज में रहने वाले लोगों के बीच में जब आय की विषमता होती है, उनके उत्पादनों के साधनों पर जिसका नियंत्रण नहीं हो पाता है उसे वंचित वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, और जिसके पास उत्पादनों के साधनों में नियंत्रण होता है उसे उच्च वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया था वर्ग संघर्ष, कार्ल मार्क्स की अवधारणा। ठीक है, उसमें एक सर्वहारा वर्ग था और एक बुर्जुआ वर्ग था। तो बुर्जुआ वर्ग कैसा था, जिसके पास सारी संपत्ति थी। ठीक है, और वह उसी संपत्ति को बढ़ाता था, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करता था, ताकि एक फिर क्या, एक रेखा निर्धारित हो गई, एक अमीर वर्ग और एक निम्न वर्ग के बीच में। क्लियर, आपको याद आ रहा होगा कैसा वर्ग संघर्ष हुआ था। ठीक है, चलिए पुनः आते हैं हम लोग वापस। देखिए जब सर्वहारा वर्ग के पास अधिक धन कुछ भी नहीं था, लेकिन बुर्जुआ वर्ग के पास अधिक धन था। ठीक है,
जब वह अधिक धन था, उसके पास अधिक संपत्ति थी, तो वह सर्वहारा वर्ग का क्या करता था, शोषण करता था। क्या करता था, शोषण करता था, उसके श्रम का उपयोग करता था और अपनी संपत्ति को बढ़ाता था। इसको अपनी संपत्ति को बढ़ाता। उसी प्रकार अभी भी कहीं ना कहीं समाज में इस प्रकार की असमानता विद्यमान है। ठीक है, अभी आपने कई रिपोर्ट्स देखी होंगी, रिपोर्ट्स में कहा जाता है ना कि अमीर और अमीर होते जा रहा है और गरीब और गरीब होते जा रहा है। हाल ही में जब अभी लोकसभा का सेशन चल रहा था, संसद का सेशन चल रहा था, उस समय एक डेटा आया था कि कोरोना के पश्चात अडानी जी की संपत्ति में 27% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत, 27 गुना, सॉरी 27 गुना वृद्धि हुई है। और जबकि जो अंबानी ग्रुप था उसकी 5 गुना वृद्धि हुई है। और लेकिन सामान्य प्रति व्यक्ति आय, किसी की प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ी है, क्योंकि देखिए, और कहा, ऐसा कहा जाता है ना कि भारत की कुल जीडीपी का 10% किसके पास है, अंबानी के पास है। तो सोचिए, भारत की प्रति व्यक्ति आय में यदि उस 10% जीडीपी को हटा दिया जाता है, यानी अंबानी की आय को, तो कितनी असमानता विद्यमान होगी और कितनी प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी भारत की। क्लियर? यहाँ मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस प्रकार आर्थिक असमानता सामाजिक असमानता को भी बढ़ावा देती है। ठीक है, जब आर्थिक असमानता होती है तो आपको जातिगत भेदभाव भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जातिगत भेदभाव देखने को मिलेगा तो वर्ग भेदभाव भी देखने को मिलेगा। और फिर पुनः एक क्या हो जाती है, एक लाइन खिंच जाती है समाज में। ठीक है, कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग, फिर जाति प्रथा समाप्त नहीं हो जाती। जैसे ही किसी व्यक्ति के पास पैसा आया, ना उसकी जाति ना उसकी कास्ट कुछ नहीं देखा जाता, बस हाँ उसके पास पैसा है, सोशल स्टेटस है, बस हो गया। ठीक है, क्लियर? यही एक समाज का विचार है। ठीक है, और ये विचार चलता ही रहेगा जब तक के सामाजिक आर्थिक समानता विद्यमान ना हो जाए। और ये विद्यमान कैसे होगा, जब सामाजिक आर्थिक असमानता निर्धारित हो जाएगी, सामाजिक आर्थिक समानता आ जाएगी समाज में, तो और वो कैसी आएगी, विकास के माध्यम से। किसके माध्यम से, विकास के माध्यम से। अब समाज में रहने वाले लोग, इसमें समाज में रहने वाले लोगों का जब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, तो उनके बीच जो सामाजिक आर्थिक असमानता है वह क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और समाज कैसा हो जाएगा, समता मूलक समाज हो जाएगा। कैसा, समता मूलक। और समता मूलक समाज का अर्थ क्या होता है, न्याय यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्यमान हो जाएगा, न्याय स्थापित हो जाएगा। और संसाधनों के साधनों पर, जो संसाधन के साधन है उस पे समाज के प्रत्येक वर्ग का नियंत्रण होगा और वह अपनी आवश्यकता के अनुरूप उन संसाधनों का प्रयोग करेंगे। किसके लिए, अपने विकास के लिए, अपने सामाजिक आर्थिक अधिकारों को प्राप्त करने के पश्चात सामाजिक आर्थिक रूप से अपना विकास क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे, उन्हीं संसाधनों का उपयोग करते हुए। यहाँ पे देखिए, आपको यदि लिखना पड़े एग्जाम्पल में, तो आपको गांधी जी की अवधारणा लिखनी पड़ेगी, न्यायशीता का सिद्धांत। इसका ट्रस्टीशिप का थ्योरी दिया था उन्होंने, कि जिसके पास अधिशेष धन है वो अधिशेष धन को क्या घोषित कर ले, ट्रस्ट घोषित कर दे और उसका संरक्षक बने। और जिस किसी भी व्यक्ति को उस धन की आवश्यकता है तो वह उस धन की लेकर के अपना सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करे। क्लियर? तो ये संबंध है किसका, विकास और सामाजिक आर्थिक असमानता का। ठीक है, अभी देखिए भारत में हो क्या रहा है, भारत में उच्च आर्थिक विकास है, उच्च आर्थिक विकास में हम लोग चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी सामाजिक आर्थिक असमानता विद्यमान है। ठीक है, अब आपको इसको डेटा के साथ बताना पड़ेगा कि किस प्रकार भारत में सामाजिक आर्थिक असमानता विद्यमान है। ठीक है, आपने अभी पढ़ा होगा, मनोज झा को आपने सुना होगा राज्यसभा में, तो उन्होंने एक डेटा दिया था कि भारत की 80% संपत्ति देश के 10% लोगों के पास में है। कितने प्रतिशत लोगों के पास में, 10% लोगों के पास में। और 90% लोगों के पास केवल देश की 20% संपत्ति है। तो सोचिए कितनी आर्थिक असमानता विद्यमान है भारत में। क्लियर? ये डेटा मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, ये मनोज झा का जो राज्यसभा संसद है, ठीक है, उन्होंने बोला था अपने भाषण में। तो सुनिएगा आप, तो ये आपको दिखा दे, ये डेटा आपको लिखना भी है। ठीक है, अभी कुछ रिपोर्ट्स बताएंगे, उसमें क्लियर हो जाएंगी चीजें आपको। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और ये वाला क्वेश्चन आपको पैराग्राफ राइटिंग में
लिखना है। देखिए ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन पैराग्राफ राइटिंग में लिखते वक्त आपको डेटा डेटा आईएमपी है, क्योंकि बिना डेटा के आप इस क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कि भारत में विद्यमान सामाजिक आर्थिक असमानता की प्रवृत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, कि किस नेचर में या किस प्रकार से भारत में आर्थिक असमानता सामाजिक असमानता विद्यमान है। तो सबसे पहले देख लीजिए, भारत में सामाजिक आर्थिक असमानता की प्रवृत्तियां कई प्रकार से हैं। समाज के विभिन्न पहलुओं में ये दिखाई देती हैं। मुख्य प्रवृत्तियां इस प्रकार है। ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रो हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, इंट्रो हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहला कौन सी प्रवृत्ति, धन की असमानता। क्या है, धन की असमानता, धन के वितरण की असमानता। अब किस प्रकार धन की असमानता देखने को मिलेगी आपको समाज में सॉरी, जैसा कि मैंने आपको डेटा बताया, देश की 10% आबादी के पास 80% क्या है, संपत्ति है और क्या है, धन है। और जबकि 20% के पास, 90% लोगों के पास केवल 20% संपत्ति थी। ये आपको डेटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आय की असमानता, आय की असमानता है। ठीक है, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार, ठीक है, भारत विश्व के सबसे असमान देशों में से एक है, जहां शीर्ष 10% और शीर्ष 1% आबादी का, जो 10% आबादी है, ठीक है, और 1% आबादी है, उनकी राष्ट्रीय आय, 10% आबादी की राष्ट्रीय आय कितनी है, 57% है। ठीक है, और 1% आबादी के पास 22% हिस्सा है आय का। जबकि निचले जबकि निचले 50% लोग हैं, उनकी आय की हिस्सेदारी कितनी, केवल 50% है। क्लियर? तो ये डेटा आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ, लोगों के पास आय के साधन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आपको अभी एक डेटा आया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व श्रमिक संगठन का डेटा आया था। उन्होंने बोला था भारत के 100 शिक्षित लोगों में से 80 83 या 84 लोग क्या है, बेरोजगार है। क्या है, बेरोजगार है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, कि सोचिए कि 100 में से 84 लोग क्या है, बेरोजगार है। ठीक है, तो ये भी क्या है, आय की असमानता को दर्शाते हैं। जब ये 84 लोग, क्योंकि आय निश्चित नहीं है, तो उनकी आय, उनके परिवार की आय में कितना अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारा, दूसरा पॉइंट है गरीब पर कर्ज, कर का बोझ। ठीक है, गरीब लोगों पे कर का बोझ अधिक है, जीएसटी। ठीक है, कौन सा कर है ये, अप्रत्यक्ष कर है, जो प्रत्येक लोग को क्या करना पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर आरोपित होने वाला कर है। ठीक है, चाहे वह 10% की श्रेणी में आता हो, जिसके पास 80% संपत्ति है। ठीक है, और जो 90% है लोग, उनके पास 20% संपत्ति, उन्हें भी जीएसटी बराबर देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये डेली वेजेस की चीजों में लगता है, और इसमें भी स्लेब है, 0, 5, 12, 18 और 28, ऐसी कुछ है, ऐसी 5 स्लेब है इसमें। ठीक है, जीएसटी में आप देख लीजिएगा, ये आपको डेटा लिखना पड़ेगा कि हाँ, जीएसटी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण समस्त लोगों पर एक समान भार आरोपित होता है, किसका, कर का। ठीक है, अब आपको मैं डेटा बता रहा हूँ। देखिए, जीएसटी का लगभग 74% जो प्राप्ति होती, वसूली होती है, वह समाज के 50% लोगों से प्राप्त होती है, जो निचली कैटेगरी में आते हैं, जिनकी निम्न आय होती है। ठीक है, जबकि शीर्ष 10% का योगदान, जो शीर्ष 10% लोग हैं, वह केवल 4% जीएसटी पे करते हैं। कितने प्रतिशत, 4%। तो ये एक रिपोर्ट का डेटा है। ठीक है, तो आपको ये डेटा लिखना पड़ेगा, प्रत्येक उत्तर में आपको डेटा के साथ समझाना पड़ेगा, तभी आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑथेंटिकेट होगा। क्लियर? चौथा पॉइंट लिख लीजिए आप इसमें, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अभाव, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का अभाव। ठीक है, किसका, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का अभाव है। देखिए, भारतीयों को आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल भी सुनिश्चित नहीं हो पाता है। ठीक है, और
6.3 करोड़ लोग, ठीक है, 6.3 करोड़ लोग हर वर्ष स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है, हर वर्ष 6.3 करोड़ लोग स्वास्थ्य की सुविधा ना मिलने के कारण वह गरीबी रेखा में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? गरीबी में ढकेल दिए जाते हैं, ठीक है। और एक रिपोर्ट है विश्व खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट 2023, तो उन्होंने बताया कि भारत की 74% जनसंख्या स्वास्थ्य में जो स्वास्थ्य के लिए जो निश्चित पोषण आहार आवश्यक होता है वह ग्रहण नहीं कर पा रही है। कितने प्रतिशत जनसंख्या? 74% जनसंख्या स्वास्थ्य के लिए जो निश्चित आहार पोषण होता है उसे प्राप्त नहीं कर पा रही है, ठीक है। और 29% लोगों को पर्याप्त पोषक तत्व भी प्राप्त नहीं हो पा रहे, 39% लोगों को, इसी में 39% लोगों को पर्याप्त पोषक तत्व भी प्राप्त नहीं हो पा रहे। तो ये किसको दर्शा रही है? सामाजिक आर्थिक असमानता को दर्शा रही है, ठीक है। पांचवा पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 का डेटा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो भारत का स्कोर कितना रहा है? 100 में से 28.7 रहा है। कितना? 28.7। और भारत कितने स्थान पे है? यहाँ पे 111वें स्थान पे है। कितने स्थान पे? 111वें स्थान पे वैश्विक भुखमरी सूचकांक में। क्लियर? ये एक हो जाएगी क्या? आर्थिक, सामाजिक आर्थिक असमानता। छठवां पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे आप, लैंगिक असमानता भी विद्यमान है, लैंगिक असमानता, ठीक है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 की बात करें, ठीक है, लैंगिक असमानता में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की हम लोग बात करें, 146 देश में भारत 127वें स्थान पे आ गया है। कितने? 127वें स्थान पे आ गया है, क्योंकि महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकारों के मामलों में असमानता का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। क्लियर? ये आपको 6-7 पॉइंट लिखना है, 6 पॉइंट हो गए, ठीक है। सातवां पॉइंट बता दे रहे हैं आपको, सातवां पॉइंट लिख लीजिए, जातिवाद तथा जातिगत भेदभाव। जातिवाद एवं जातिगत भेदभाव। अब देखते हैं, भारत में जातिवाद और जातिगत भेदभाव एक महत्वपूर्ण सामाजिक असमानता का कारण है। इसमें विभिन्न जातियों के लोगों को अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवसरों में असमानता का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो सरकार ने इसके लिए विभिन्न उपाय किए, जैसे प्रधानमंत्री जनमन योजना, जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति को न्याय प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की योजनाएं चल रही है। क्लियर? इसके पश्चात आठवां पॉइंट लिख लीजिए, राजनीतिक असमानता, ठीक है। भारत में राजनीति और आर्थिक असमानता भी देखी जाती है, जिससे विभिन्न वर्गों और क्षेत्र के लोगों को अलग अलग स्तरों पर अपने अधिकारों और संसाधनों की पहुंच में असमानता का सामना करना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किए? इसके लिए सरकार ने, इसमें लोकसभा में एसटी एससी का रिजर्वेशन है, सॉरी, विधानसभा में रिजर्वेशन है, पंचायतों में रिजर्वेशन है, ताकि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। क्लियर? फिर क्या? क्षेत्रीय असमानता, ठीक है। क्षेत्रीय असमानता, क्षेत्रीय असमानता कैसी? आप बिहार और महाराष्ट्र का कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, कितना आपको वहां की आय और वहां के लोगों में अंतर देखने को मिलेगा। गोवा की प्रति व्यक्ति आय अलग अधिक है, और जबकि बिहार और मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में बहुत ज्यादा अंतर है। तो ये सब किसको दिखाती है? क्षेत्रीय असमानता को दर्शाती है। क्लियर? तो ये हो जाएंगे आपके पॉइंट्स, ठीक है, कि भारत में इस प्रकार के सामाजिक आर्थिक असमानता की प्रवृत्तियां विद्यमान है, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, और बढ़िया सा कंक्लूजन लिखना, ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक असमानता के कारण की चर्चा करना है, कि क्या ऐसे कारण है जिसके, क्या ऐसे मूलभूत कारण है जिसके कारण सामाजिक आर्थिक असमानता भारतीय समाज में आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहला कारण है धन का, धन विकेंद्रीकरण की भावना, ठीक है, धन विकेंद्रीकरण की भावना, ठीक है, धन केंद्रीकरण की भावना या अभाव, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं आप इसको, धन संचय की भावना लिख लीजिए आप, ठीक है, धन संचय की भावना। तो देखिए इसमें क्या है? धन का संकेंद्रण है। जैसा कि मैंने आपको बताया, धन का संकेंद्रण कैसा है कि 10% लोगों के पास 80% क्या है? संपत्ति है। तो ये आपको एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, धन का संकेंद्रण। दूसरा लिख लीजिए इसमें, अपर्याप्त भूमि सुधार की, स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार ग्राउंड लेवल पे या धरातल लेवल पे नहीं हो पाया, जिसके कारण आज भी समाज में गरीबी और आर्थिक अस्थिरता देखने को मिल रही है, ठीक है।
तीसरा पॉइंट इसी में लिख लीजिए आप, क्रोनिक कैपिटलिज्म। क्रोनिक कैपिटलिज्म, ठीक है, ये एक नई अवधारणा का विकास है। भ्रष्ट आचरण और पक्षपात के परिणाम स्वरूप किसी चुनिंदा समूह के बीच में धन संचय की स्थिति बनती है। ठीक है, क्रोनिक कैपिटलिज्म नया उदाहरण है, आपको लिखना ही है कि ऐसे कुछ समूह हैं जिनके पास ही धन का संकेंद्रण होते जा रहा है, उनकी संपत्ति लगातार बढ़ते जा रही है, जबकि सामान्य वर्ग की संपत्ति नहीं बढ़ रही है। तो ये क्या क्रोनिक कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हो गया क्या, धन संचय का अभाव। दूसरा इसी में पॉइंट लिख लीजिए, कौन सा, समावेशी विकास की नीतियों का अभाव। समावेशी समावेशी इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जो पॉलिसी बनती है उनका क्या है, सही से क्रियान्वयन नहीं हो पाता, या फिर उनका नीति ही नहीं है फिर उनके लिए। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए, अब आर्थिक लाभ का विषम वितरण। जो आर्थिक लाभ मिलता है उसका विषम तरीके से वितरण होता है। दूसरा लिख लीजिए, प्रतिगामी कराधान की नीति। प्रतिगामी कराधान की नीति, कर प्रणाली जो अमीर के पक्ष में लगती है, ठीक है, और प्रगतिशीलता का इसमें क्या है, अभाव है, और आय असमानता में योगदान करती है। जैसे जीएसटी इसका एग्जांपल लिख सकती है कि हाँ, जैसे कि मैंने आपको डेटा बताया था कि 63 लोगों से ही कितने, यहाँ देख लीजिए जीएसटी वाला डेटा, हाँ कितने, हाँ 64% लोगों से ही 50% जीएसटी वसूल किया जा रहा है। ठीक है, जबकि 10% जो अमीर वर्ग हैं केवल उनसे 4% जीएसटी वसूल किया जा रहा है। ये एक आर्थिक असमानता है। ठीक है, इसी में तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, और ये सब डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है ना, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये सब डेटा है, वही डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके पश्चात तीसरा पॉइंट लिख लीजिए इसमें, सामाजिक सुरक्षा जाल का अभाव। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा संबंध की कमी, कि आज समाज में क्या हो रहा है, व्यक्तिवादी और उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास हो रहा है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने विकास की बात कर रहा है, ना कि अपने समाज की विकास की बात कर रहा है। क्लियर, ये पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, अपर्याप्त श्रमिक नीति। ठीक है, अपर्याप्त श्रम नीतियां, जब श्रम ही नहीं है, श्रम के लिए कोई निर्धारित कारक नहीं, तो आपने सुना होगा 85% असंगठित वर्ग भारत में संलग्न है। कितने, 85% वर्ग असंगठित क्षेत्र से संलग्न है। क्लियर, जिनका कोई पंजीकरण नहीं होता है, जिनके कार्यों का, है ना। चलिए इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट, इसके सब पॉइंट देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था का वित्तीयकरण। अर्थव्यवस्था का वित्तीयकरण, ठीक है, वित्तीय बाजार पर बल देने और उत्पादक निवेश पर अटकलों से वित्तीय क्षेत्र में धन का संकेंद्रण हो सकता है। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, वेतन मजदूरी अंतराल। वेतन मजदूरी अंतराल, ठीक है, कि कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच में मजदूरी अंतराल देखने को मिलता है। क्लियर, कोई न्यूनतम, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, न्यूनतम वेतन नहीं है। ठीक है, न्यूनतम वेतन निश्चित नहीं कि कितना वेतन दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक अधिनियम भी लाया गया था, उस अधिनियम को हम बताएंगे आपको, शायद मैंने डीपीएसपी में समझाया है। ठीक है, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 या 1956 का था वो, तो उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट लिख लीजिए, सामाजिक कारण। ठीक है, सामाजिक कारण क्या है कि सबसे पहले जातिगत भेदभाव है। ठीक है, जातिगत भेदभाव। दूसरा कारण लिख लीजिए यहाँ पे, लैंगिक असमानता है। ठीक है, महिलाओं तक काम की पहुंच नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, शिक्षा का अभाव है। इसका शिक्षा का अभाव है। चौथा पॉइंट लिख लीजिए, प्रौद्योगिकी संबंधी वंचना, की किसी को प्रौद्योगिकी उतनी नहीं मिल पा रही जिस कारण वो अपना रोजगार या फिर अपने कौशल में क्या कर सके, वृद्धि कर सके। क्लियर, तो इस प्रकार आपको कारणों को बताते हुए समझाना है कि किस प्रकार सामाजिक असमानता के कारण यहाँ पे विद्यमान है। ठीक है, क्लियर। अब देखते कि भारत में सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं। सबसे पहले देखिए, शिक्षा का प्रसार करेंगे। क्या करेंगे, शिक्षा का प्रसार करेंगे। ठीक है, नामांकन दर बढ़ाएंगे, और शिक्षा को क्या करेंगे, व्यवसायिक उन्मुख शिक्षा बनाएंगे, जिसके माध्यम से लोग स्वरोजगार की ओर अधिक प्रेरित हों। ठीक है, क्या शिक्षा का प्रसार करेंगे, उसमें नामांकन रेट बढ़ाएंगे और व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, रोजगार सृजन कार्यक्रम बढ़ाएंगे। रोजगार सृजन कार्यक्रम बढ़ाएंगे। हाल ही में बजट में कहा गया ना कि जब कि भारत को 2047 में यदि विकसित देश बनना है तो प्रति वर्ष उसे कितने 80 लाख लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। कितने, 80 लाख लोगों को रोजगार देना पड़ेगा।
ठीक है। और इसके लिए सरकार ने 3 प्रकार की योजनाओं को लाया है कि जब कोई फ्रेशर होगा तो उसको सरकार के द्वारा 15,000 की सहायता दी जाएगी। वो जब मैं बजट पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए आप इसमें, सामाजिक सुरक्षा की योजना, ठीक है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को, ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से उनकी सहायता की जाएगी, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पढ़ा होगा ना आपने कि सामुदायिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार किया जाएगा कि समुदाय का विकास सुनिश्चित हो सके। समान कार्य के लिए समान वेतन, संपत्ति के विकेंद्रीकरण केंद्रीकरण पर अंकुश लगाया जाएगा, ठीक है। और ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगे राज्य के द्वारा जिससे व्यक्तित्व और समाज का विकास सुनिश्चित हो सके। आर्टिकल 39 पढ़िएगा आप डीपीएसपी में, 39 का ए, क्लियर। इसके पश्चात चौथा पॉइंट लिख लीजिए आप, जातिगत और आर्थिक समानता को बढ़ाना पड़ेगा। जातिगत एवं आर्थिक समानता को बढ़ाना पड़ेगा कि किस प्रकार जाति कुछ भी निर्धारित नहीं करती, आपको इस प्रकार की जागरूकता फैलानी पड़ेगी, ठीक है। जातिगत लिंग और आर्थिक असमानता को बढ़ावा देना पड़ेगा। फिर क्या, कृषि क्षेत्र का विकास करना पड़ेगा, ठीक है। कृषि क्षेत्र का विकास जिससे अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख आय का स्रोत क्या होता है, कृषि होती है, और कृषि के द्वारा ही समाज की गतिविधियां निर्धारित होती है। अतः कृषकों की आय को करना पड़ेगा। और इससे पूर्व भारत का लक्ष्य क्या था, 2022 तक के कृषकों की आय दुगना करना था, ठीक है। लेकिन उसको कहा कब तक शिफ्ट कर दिया, 2024 तक के, वर्तमान ईयर तक के, ठीक है। और इसके लिए सरकार ने 3 कृषि बिल भी लाए थे, आपको याद होगा, ठीक है। कृषक उत्पादन मूल्य आश्वासन योजना, ठीक है। इसके पश्चात आवश्यक वस्तु अधिनियम, ठीक है। फिर एमसी एक एक्ट आया था जिसमें मंडियों को, मतलब कृषक अपने उत्पादों को देश की किसी भी मंडी में क्या कर सकते थे, बेच सकते थे, क्लियर। इस प्रकार के सुधार करने पड़ेंगे। छठवां पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए आप, नागरिकों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को सुनिश्चित करना पड़ेगा, ठीक है। कानून और संवैधानिक सुधार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना पड़ेगा, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना चलाई गई है, ठीक है। तो इस प्रकार, और नेक्स्ट पॉइंट होगा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुनिश्चित करना पड़ेगा। जो भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रेलवेज रेलवेज ठीक है, सड़क, ठीक है, हॉस्पिटल्स का निर्माण, तो इस प्रकार आपको अवसंरचना को डेवलप करना पड़ेगा जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिले और रोजगार मिलने के साथ साथ उनकी सामाजिक स्थिति में क्या हो, सुधार हो, क्लियर। इसके पश्चात गरीबी हटाओ की योजनाओं को धरातली रूप में लागू किया जाना चाहिए, ठीक है। यह धरातली इम्प्लीमेंटेशन जिसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना, इसका गरीबी हटाओ जैसी की जो योजनाएं चलती है, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना आपने सुना होगा, ठीक है। पीडीएस सिस्टम, ठीक, किसान मान सम्मान निधि योजना, इस प्रकार की जो भी योजना है उनका सही तरीके से क्रियान्वयन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके पश्चात नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल अपनाना पड़ेगा। कौन सा, नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल। अब ये मॉडल है क्या, घर के जो धन होता है व्यक्ति के पास, उसके पुनर्वितरण को अधिक न्याय संगत बनाने के लिए नव उदारवादी मॉडल है ये, ठीक है। इस मॉडल में सभी के लिए प्रभावी कल्याणकारी सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का मौलिक अधिकार और अमीरों के लिए उच्च कराधान पॉलिसी, उच्च कराधान की नीति को लागू किया जाता है। किसको, नॉर्डिक इकोनॉमी मॉडल जो है, ये बहुत ही आईएमपी, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये आपके इकोनॉमिक्स में भी आपको काम आएगा, ठीक है। कि नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल होता है क्या, इसमें जो भी कल्याणकारी योजना चल रही उसका सही तरीके से क्रियान्वयन करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन बनाएंगे, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं का मौलिक अधिकार, जैसे आपने सुना होगा राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार है ना प्रत्येक व्यक्ति को, तो राजीव गांधी स्वास्थ्य अधिकार योजना एक योजना लाई थी राजस्थान गवर्नमेंट, तो आप वो योजना का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। और अमीरों के लिए उच्च कराधान की नीति लाएंगे, ये कौन सा मॉडल, नॉर्डिक मॉडल है, ठीक है। इस प्रकार आपको करना पड़ेगा, रोजगार सृजन करना पड़ेगा, जैसे कि अभी बजट में दिया गया था कि प्रत्येक वर्ष भारत को 70-80 लाख रोजगार जनरेट करना पड़ेगा, तभी भारत एक विकसित भारत बन पाएगा। कब तक, 2043 तक। और विकसित भारत बनाने के लिए ऐसे 9 फोकस क्षेत्र बनाए गए हैं जिनमें अधिक से अधिक ध्यान दिया जाएगा,
ठीक है। वेतन असमानता को कम करना, जो भी वेतन में असमानता विद्यमान है उसको कम किया जाएगा। नागरिक समाज को बढ़ावा दिया जाएगा, सिविल सोसाइटीज को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजातियों को उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया इत्यादि जो भी योजनाएं हैं उनका सही क्रियान्वयन करना पड़ेगा। लैंगिक असमानता को, जो लैंगिक असमानता है उसको समाप्त करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना पड़ेगा। इथिक्स का जो पार्ट बी जो सेक्शन है उद्यमिता, उसमें आपको पढ़ाया गया है कि किस प्रकार महिला उद्यमियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। क्लियर? इस प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा, सामाजिक आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इनका सही तरीके से क्रियान्वयन करना पड़ेगा, जिससे भारत एक 2047 तक के विकसित भारत का जो अवधारणा है उसको प्राप्त कर सके। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक क्या होगा देख लेते हैं हम लोग। टॉपिक है हमारा संस्कृति और विकास, जो सहायक और बाधक के रूप में संस्कृति, उत्तर आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण, ये चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे 2 लेक्चर में। ठीक है, और हमारा लक्ष्य है कि 40 लेक्चर तक के हम लोग इस यूनिट को खत्म कर ले, और लास्ट का जो यूनिट है 5वीं यूनिट उसको हम लोग 10 लेक्चर में खत्म कर दें। ठीक है, समाप्त कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और हमारे सिनॉप्सिस डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एमसीएस क्लासेस न्यू कंटेंट 2024, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से हमारे सिनॉप्सिस डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं।